नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 24 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा चेंजिंग फेस ऑफ मनी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा अभी 3 इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाने हैं, जिनमें से एक तो है LIC का IPO लॉन्च करना, दूसरा है डिजिटल करेंसी लॉन्च करना और तीसरा है ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च करना। तो इन तीनों में देखेंगे क्या अभी इश्यूज आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर पहले गवर्नमेंट को ढूंढने चाहिए, जिससे कि फिर लॉन्ग टर्म में इन तीनों स्टेप्स का कोई साइड इफ़ेक्ट ना देखने को मिले। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। एक आर्टिकल जो रहेगा वो यहाँ पर क्रूड इम्पेरेटिव्स। यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस राइज होने के बाद में नवंबर महीने के कंपैरिजन में अभी मार्च में जाकर के आप देखो LPG की प्राइसेस देख लो, डीजल की प्राइस देख लो, इनके प्राइसेस को राइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके लिए अपने आप में ऑप्शंस गवर्नमेंट को कुछ सोचने थे। उन ऑप्शंस में से था कि जो ड्यूटी अप्लाई की जाती है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो या फिर जो वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है जो डीजल पेट्रोल है उन पे, उनको कम किया जा सकता था। तो ऐसे में क्या एक तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस प्राइस राइज के, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नज़र डालेंगे इस आर्टिकल पे। फिर तीसरा आर्टिकल यहाँ पर है कोविड लेसन फॉर TB। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि कोविड के चलते TB को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया है, तो अभी TB पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो TB के केसेस आने वाले टाइम पे ज़बरदस्त बढ़ेंगे और साथ में कोविड से जो हमने कुछ सीखा है ना, वो सारी चीज़ें हम TB पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। वैसे ये जो आर्टिकल्स है, जैसे हमने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने पहले डिस्कस भी किया है। 18 फरवरी का हमारा डिस्कशन है, 18 फरवरी 2022 का, ठीक है। तो उसमें ईशान बख्शी जी का पूरा वो आर्टिकल था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। पहला ही आर्टिकल है वो, है ना, कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर लॉन्च करे तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये आर्टिकल के साथ मैं एसोसिएटेड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एक इसी आर्टिकल में आपको पता है जो ग्रीन बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ग्रीन बॉन्ड्स की एक स्टेटस चेक करने की बात कर रहे हैं राइटर, जिसका नाम है ESG, दैट मीन्स एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। ESG बॉन्ड जिनको बोला जाता है, इससे संबंधित भी हमने एक एक्सप्लेन पेज पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। डेट है 24 दिसंबर 2021, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो डिटेल में। और TB वाला जो आर्टिकल है, इससे संबंधित भी हमने अभी 17 मार्च को ही एक डिस्कशन किया था, हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन था, जिसमें TB इन वुमेन की जिस तरीके से कोविड की चलते हैं TB को इग्नोर किया गया है, उसके सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को उठाने पड़ रहे हैं, तो वो है वुमेन, ठीक है। तो ऐसे में ये 3 लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तीनों लिंक्स आप अगर अभी तक आपने उसके नोट्स में नहीं बनाए हैं या फिर आप नए हो, तो ये तीनों वीडियोज़ आप ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ पहले से भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। फिर ऐसे में TB से रिलेटेड हमारे पास में एक तो ये आर्टिकल हो गया, एक प्रीवियस, और एक पहले भी बहुत पहले डिस्कशन किया था एक TB से संबंधित, पर वो लिंक मुझे मिला नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे पास में 2 अवेलेबल है, वो तो देखो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक पहले वाला। तो ऐसे में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप ज़रूर चेक किया करो, उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती है, ठीक है। इसके आगे हम एक आर्टिकल देखेंगे यहाँ पर, अ कोटा टू मैनी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय KVs में एडमिशन के लिए जो MPs को जो कोटा दिया जाता है कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से 10 स्टूडेंट्स को, हर एक MP 10 स्टूडेंट्स को KVs में एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकता है। तो बोलो 10 स्टूडेंट और टोटल MLA MP, टोटल जो MPs हैं उनके नंबर्स देखो, तो ऐसे में बहुत नुकसान होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम समझेंगे। ये 4 आर्टिकल्स हैं, 3 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, बाकी एक है उसकी ब्रीफिंग लेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है चेंजिंग फेस ऑफ करेंसी, ठीक है। इस चेंजिंग फेस ऑफ मनी, इस आर्टिकल को लिखा है मदन सबनिवास जी ने। इनका ये कहना है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ऐसे कई बजटरी अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं जिनको अभी गवर्नमेंट जो है वो अचीव करने का टारगेट रख रही है। जिसमें एक तो ये कि LIC से डिसइन्वेस्टमेंट,
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को रिड्यूस करेगी और प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे में इसको बोल देंगे LIC डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें तो आप देख सकते हो कि ये IPO लॉन्च अभी भी तो कर सकती है सरकार। राइटर का क्वेश्चन है कि IPO लॉन्च करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इसका मतलब कि जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहली बार आती है ना, तो वो अपने शेयर्स जिस तरीके से मार्केट में लॉन्च करती है, उन शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में लॉन्च करना होता है पहली बार। और प्राइमरी मार्केट में जो भी शेयर्स लॉन्च होते हैं उनको IPO बोल दिया जाता है कि पहली बार, चलो ठीक है, पहली बार एक कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से LIC भी अपनी में मतलब गवर्नमेंट है वो LIC से अपने स्टेक्स निकाल करके और इन्वेस्टमेंट कराना चाहती है मार्केट फोर्सेस से। ठीक है, मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट है उनसे। तो सवाल ये है कि IPO लॉन्च करने के पीछे एक तो ये है कि भाई अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो नॉर्मलिसी में आ चुकी है। इसका मतलब अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको इग्नोर कर चुकी है या फिर उनको ओवरकम कर चुकी है। तो ऐसे में जब ये बात बोली जा रही है तो IPO लॉन्च करने में डिले क्यों किया जा रहा है? तो वो तो अभी भी किया जा सकता है, पर देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो IPO लॉन्च करने में बिल्कुल भी क्वेश्चन में नहीं है, एकदम स्टबर्न है कि हाँ जी हमें तो लॉन्च करना है ही। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि RBI और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करेगी। देखो, जब भी गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ता है, नुकसान का मतलब यहाँ पर ये नहीं क्योंकि फ़ायदा नुकसान के लिए गवर्नमेंट काम करती है, हमारी गवर्नमेंट का काम वैसे तो वेलफेयरिज्म का है, पर जब फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है प्लस आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना होता है और फिर उसमें से आप रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो जब इनको माइनस करते हो ऐसे में आमदनी जो है वो तो है कम और खर्चा हो रहा है ज़्यादा, तो इस केस में गवर्नमेंट चली जाती है घाटे में और उस घाटे को फुलफिल करने के लिए मजबूरन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, मार्केट से उधार लेना पड़ता है, बोरोइंग्स पे रिलाई करना पड़ता है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी ये जो बॉन्ड्स है ये रिलीज करती है। तो अभी जो ये बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली सोवरन बॉन्ड्स हैं। सोवरन का मतलब हो गया एक स्टेट के द्वारा, दैट मीन्स इसमें जो दोनों एंटिटीज इन्वॉल्व है, एक तो देखो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये बॉन्ड रिलीज करने का काम करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं और सेंट्रल बैंक मतलब RBI, ये दोनों मिलकर के जॉइंट एफर्ट लगाते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट में RBI ही गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं वो रिलीज करता है और उससे फिर पैसा इकट्ठा करके और गवर्नमेंट को देता है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो लॉन्च कर रही है जिसको हम बोलेंगे सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। ये अपने आप में एक नई शुरुआत गवर्नमेंट कर रही है। अब ग्रीन बॉन्ड का मतलब हो गया कि इस पैसे का उपयोग सरकार जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में करेगी जिसका एक तरीके से यूज हो कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट हो गए या कहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट या फिर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो मिनिमम हो या प्लेनेट के लिए नुकसान वाली चीज़ ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगाया जाएगा। गवर्नमेंट का ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है, ठीक है, वो अभी लगभग 14.95 लाख करोड़ तक की है। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी जो फिस्कल डेफिसिट जो चल रही है उस डेफिसिट को मेंटेन रखने के लिए बोरोइंग पे रिलाई करती है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो ये है कि मार्केट से अगर गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड रिलीज करवा के और पैसा उठाती भी है तो वो पैसा जाएगा कहाँ पर, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। क्यों? क्योंकि मनी क्या है, मनी इज़ फंजिबल। फंजिबल का मतलब आप पैसा उधार लेकर के आते हो, उधार लेकर के तो आए कि चलो ठीक है कि मैं घर में इन्वेस्ट करूंगा, पर पता पड़ा अचानक से कि घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसको आपने ट्रीटमेंट दिलाने के लिए चले गए। तो इस केस में क्या हो जाता है कि पैसा तो कहीं पे भी यूज हो जाएगा। तो ऐसे में मार्केट से पैसा तो उठा लेगी गवर्नमेंट, पर क्या वो पैसा टारगेटेड मैनर में जिन प्रोजेक्ट्स के लिए, जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो पैसा उठाया गया था, लिया गया था मार्केट से, क्या सरकार वो इंश्योर करने में सक्षम है कि हाँ भाई वो पैसा उसी चीज़ के लिए काम में आएगा? एक तो पॉइंट ये आ रहा है बॉन्ड से संबंधित। दूसरा ये कि जो सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, अब इसमें ग्रीन वर्ड आ गया ना, अब आप इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रीन के नाम पे ले रहे हो मार्केट से, तो इस केस में आपको ESG टेस्ट को पास करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है
कि आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ये आप बॉन्ड रिलीज कर रहे हो मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रिलीज कर रहे हो मार्केट में ग्रीन बॉन्ड के नाम पे, तो उनमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि जो भी पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट आप ऐसे कामों में करोगे जिससे कि एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं, या एनवायरमेंटल लॉसेस जो है वो मिनिमल हो। दूसरा, सोशल इश्यूज पर ध्यान रखने वाली चीज हो कि सोसाइटी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। अगर आप मार्केट से पैसा उठा लो और फिर उसके बाद में उस पैसे का यूज कुछ इस तरीके से हो गया जिससे कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और फिर गवर्नेंस, कि वाकई में आप उस पैसे को मैनेज कैसे करोगे, जिन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो प्रोजेक्ट वायबल तो है, क्या लॉन्ग टर्म में पैसा रिटर्न तो कर पाएंगे क्या। तो ऐसे में ये ESG वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, इसको समझने के लिए आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो ESG वाला जो सेगमेंट है ना, इसको अच्छे से क्लियर करना होगा जिससे कि जो इन्वेस्टर्स है ना वो कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका ग्रीन बॉन्ड का। अब देखो ये बॉन्ड जो है ना ये थोड़े से देखो ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी का मतलब कि अभी मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट जो पैसा उठा रही है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो यील्डिंग है वो कितनी चल रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा यील्डिंग होती है उतना ही गवर्नमेंट को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। भाई इन्वेस्टर है वो तो पैसा लगा देगा। बॉन्ड क्या होते हैं, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है कि जो भाई बोरोवर है, मतलब उधार लेने वाला और उधार देने वाला, उन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें उधार लेने वाला ये कहता है कि इतने टाइम बाद में इतने ब्याज सहित इतना रुपया मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो उधार। ठीक है, तो ऐसे में इन्वेस्टर तो चाहता ही है कि हमें अच्छा खासा पैसा मिले, पर सवाल ये है ना कि गवर्नमेंट का क्या वो रिटर्न इंश्योर तो हो रहा है क्या, क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले आजकल बहुत कुछ सोच करके लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉन्ड की जो प्राइस है ना वो बहुत डिसाइड करने में थोड़ी सी पेचीदगियां रहती हैं। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये एक तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं पर एक डिफरेंट टाइप की है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ESG कंप्लायंस को देखना पड़ेगा, एनवायरनमेंट, सोशल सिक्योरिटी और साथ में जो गवर्नेंस है वो। ठीक है, इसके आगे ये बॉन्ड आप रिलीज कर रहे हो तो बॉन्ड रिलीज करने में आप क्या टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, ये भी देखने वाली बात है ना कि अगर आप सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च करते हो तो अगर ये टैक्स फ्री होते हैं तो भी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, पैसा अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे तो कम से कम टैक्स से तो बच जाएंगे, क्योंकि पैसा और कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं टैक्स देने की हेडेक रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं। ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो टारगेट जो भी लेकर के चल रही है ना, उन टारगेट्स को बड़ा क्लियर लेकर के चलना है। और जहाँ तक है ये जो सॉवरन ये ग्रीन बॉन्ड्स है ना ये टैक्स फ्री हो सकते हैं, कैन बी। ठीक है ना, बाकी टाइम बताएगा क्या रहता है। और जिस तरीके की सिचुएशन अभी चल रही है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट आपको पता है कितना बुरा चल रहा है अभी, इंटरेस्ट रेट एकदम डाउन चल रहा है। मतलब वही बात है, एक उधार लेने वाले के लिए तो इंटरेस्ट रेट कम हो वो तो देखो फायदे वाली चीज़ होती है कि सीधी सी बात है ब्याज कम देना पड़ेगा। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट अगर यहीं पर हम उधार देने वाले के लिए देखें और उधार देने वाले के लिए अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो तो नुकसान में रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना क्या आता है सोवरन ग्रीन बॉन्ड जब लॉन्च किए जाते हैं। अब आ जाता है तीसरा सेगमेंट, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इससे संबंधित भी मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जरूर देखना वो। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे कि भाई आप ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हो इसके पहले कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर्स हमें प्रॉपरली ढूंढ लेना चाहिए। देखो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आइडिया कहाँ से आया है, क्रिप्टो करेंसीज से। तो राइटर पहली चीज़ तो ये कर रहे हैं कि आप ये बताओ कि सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड लॉन्च करना चाह रहा है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी जिसमें कि आप पूरे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड अपने आप में मेंटेन रख सकते हो जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, कंट्रोलिंग का इतना इशू नहीं रहता, डिसेंट्रलाइज मैनर में सारा लेन देन हो सकता है। तो ऐसे में क्रिप्टो करेंसीज के आइडिया पे आपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही है। तो सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने ज़्यादा विश्वास दिखाया है उस पर, ना कि ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेशक लोगों को धोखा भी बहुत हुआ है, अभी तक भी हमारे यहाँ पर इसको लेकर के कोई प्रॉपर अभी रेगुलेशन नहीं है, बस गवर्नमेंट इस पर अभी काम कर रही है कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर सकते हैं। क्या इसको एक इन्वेस्टमेंट एसेट के तरीके से देखें जिससे कि अगर कोई लेन देन करते हैं, मतलब किसी ने कोई इन्वेस्ट किया है या कोई लेन देन का काम करता है
एसेट की तरह यूज़ लेते हैं, तो बोले उस पर जीएसटी लगाएं या फिर उस पर इनकम टैक्स कितना % होना चाहिए। वो सारी चीज़ों पे अभी बहुत सारा उतार चढ़ाव की बातें चल रही हैं, चल भी रहा है बहुत कुछ। तो क्रिप्टो करेंसी को अभी तक तो ज़्यादातर जो देखा गया है ना, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे देखा गया है, जबकि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो आप करेंसी के तौर पे लॉन्च कर रहे हो। तो सवाल कुछ ऐसे हैं कि ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आप लॉन्च कर रहे हो, ये करंटली जो करेंसी चल रही है, क्या उसको 100% रिप्लेस करने वाली है? क्या फिजिकल करेंसी हमारे आसपास में रहेगी ही नहीं, या फिर एक ऑप्शन के तौर पे हम देखेंगे? या फिर आप ये देखो कि डिजिटल करेंसी की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या इतनी फैमिलियरिटी है, क्या लोगों के पास जानकारी है टेक्नोलॉजी से संबंधित? क्योंकि ये तो सारा का सारा सिस्टम टेक्निक से संबंधित हो जाएगा। तो एक तो इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्यों? डिजिटल डिवाइड अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे अभी भी रूरल अर्बन डिवीजन, पुअर रिच डिवीजन, मेल फीमेल डिवीजन, वल्नरेबल एंड हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का दिया हुआ, उस तरीके से भी आप देख सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा गैप है। तो ऐसे में एक तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा, डिजिटल पेमेंट्स पे अगर हम चले जाते हैं, जैसे ज़्यादा, अब देखो सीधी सी बात है, डिजिटल करेंसी अगर आ जाती है तो हम डिजिटल पेमेंट्स पे भी जाएंगे। अब डिजिटल पेमेंट्स पे अगर जाएंगे तो आप एक चीज़ बताओ कि एक तरीके से आपने तो ये बहुत बड़ा डिमोनेटाइजेशन का सेगमेंट शुरू कर दिया। भाई सीधी सी बात है, मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उससे एकदम से स्विच कर रहे हो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो ये तो एक तरीके से इस मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद का जो सिस्टम आप लेकर के आ रहे हो, उसमें हमने डिमोनेटाइजेशन के एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी लिए हुए हैं ना, कि कितना ज़्यादा डिसरप्शन आया था। 500 और 1000 रुपए का जब नोट बंद किया गया था ना, तो उस टाइम पर मनी सर्कुलेशन में लगभग 85% तक का इन्हीं का वॉल्यूम था। जितना वॉल्यूम अमाउंट वाइज देखे ना कि कितनी करेंसी जब थी, 8 नवंबर 2016 को ये लॉन्च हुआ था डिमोनेटाइजेशन, तो उस टाइम पर लगभग 80 जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में थी उसमें 85% वैल्यू तो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स की थी। तो उस पॉइंट में यहाँ पे क्या रहा है कि डिमोनेटाइजेशन का एक्सपीरियंस हमें क्या कहता है कि भाई इतना अचानक से कोई डिस्ट्रप्शन आएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी इसी तरीके से वही सवाल आ गया कि एकदम से इतना सारा करेंसी मार्केट में रोटेट हो रहा है, रुपए, कॉइन्स, और ये अगर इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओगे तो ये तो एक तरीके से मास डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो ये चीज़ क्या हम झेल पाएंगे? तीसरा सवाल ये है कि प्रिवेसी या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई सीधी सी बात है, जब डिजिटल करेंसी में आप लेन देन करना शुरू कर दोगे तो उस केस में आपका एक अकाउंट बनेगा। अब अकाउंट बनेगा तो आपकी इंफॉर्मेशन भी पूरी उस अकाउंट में रहेगी। तो कल को ना आप किसी शादी में जाते हो और किसी को दहेज वर्ड गलत निकल गया, किसी को अगर आप गिफ्ट करते हो शादी में, है ना, तो उस केस में आप गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट में आप डिजिटल करेंसी के बेसिस पे ही आप पेमेंट करोगे। तो कल को ना शादी में दिया हुआ गिफ्ट भी फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर सकता है। दूसरा, आधार कार्ड के लिए भी बोलने को तो ये बोला जाता है कि जी आधार कार्ड बहुत ही ज़्यादा इम्यून है, आधार कार्ड सिस्टम को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। बट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए हैं जब आधार से रिलेटेड जो डेटा है वो लोगों ने एक्सेस भी किया है इलीगली। तो ऐसे में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। चौथा जो इशू आ रहा है वो ये कि भाई बेशक आज अगर हम देखें तो ये जो डिजिटल करेंसीज हैं इनकी डिमांड है, ठीक है। तो पहली पॉइंट तो ये आती है कि डिजिटल करेंसीज में जब लेन देन शुरू हो जाएगा तो आप एक चीज़ बताओ, क्या बैंकिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत रह जाएगी क्या? आज बैंकों में हम जाते हैं पैसा डिपॉजिट करवाने के लिए, पैसा जो करेंसी है, फिजिकल करेंसी है, उसकी लेन देन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। तो उस केस में एक तो यहाँ पर बैंकिंग की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, लोगों के पास में अगर पैसा है और वो पैसा अगर उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर रखा है तो आप क्या इंटरेस्ट रेट देते हो उस पर? 2.5%, 3.5%, 4%, इससे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा आपको अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा है तो, सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो। और दूसरी तरफ अगर आप उसी पैसे को निकाल करके कहीं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या कहीं और तरीके से यूज़ करते हो तो आप उससे 3.5% से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो ऐसे में ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। या फिर ये कह दो कि डिजिटल करेंसी पे आप स्विच करते हो तो सारा पैसा कहीं ना कहीं अकाउंट में ही पड़ा रहेगा,
तो अकाउंट में पड़ा रहता है ना, तो फिर लोगों को आप मिनिमल इंटरेस्ट रेट इतनी फिक्स करो जिससे कि वो पैसा जल्दी से, मतलब पैसे को रखते टाइम पे उसका जी दुख ना पाए। जो पैसे मनी होल्डर है, जिसके अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसको ये ना सोचना पड़े कि जी हाँ यार मेरा पैसा फालतू ये डॉर्मेंट पड़ा है, महंगाई के हिसाब से मेरा पैसा कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में फिर वो कहीं ना कहीं ये मुश्किल का कारण बन सकता है। साथ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर लॉन्च होती है तो आरबीआई के हिसाब से सारा काम हो जाएगा, फिर बैंकों की रेलेवेंस नहीं रहेगी। फिर एटीएम क्या करेंगे भाई, एटीएम से कौन कैश विड्रॉ करेगा, कैश को तो आप बंद कर रहे हो। अगर इस तरीके से अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ती है तो कि हम प्योरली डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें समझना होगा। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन कि आज के टाइम पे जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है वो हम समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे हम चले जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी दैट मीन्स इंटरनेट के बेसिस पे जो साइबर थ्रेट है, फिशिंग होती है, अकाउंट हैकिंग होती है, तो बोला उनको भी हमें समझना होगा। एक फुल प्रूफ हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए जिससे कि कोई भी जल्दी से हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रीच ना करे, सिस्टम को कोलैप्स होने से बचा सके हम, इन शॉर्ट। दूसरा, डिजिटल करेंसी पे आप ऑपरेट करोगे तो ये नहीं होना चाहिए कि सर्वर डाउन हो गया, लाइट नहीं आ रही है, ऐसा नहीं। फिर तो आपको 24/7 एक तो पावर फेलियर को ख़त्म करना होगा और साथ में आपको फैसिलिटेट करना होगा कि कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन अटके नहीं। तो ये भी अपने आप में एक सवाल रहेगा। तो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन बॉन्ड है उसको तो देखो लॉन्च करे, ये तो अच्छी बात है, जिससे कि अगर उसकी सक्सेस रेट अच्छी आती है ना ग्रीन बॉन्ड की, तो उसको तो देखो स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट से पैसा तो गवर्नमेंट को उठाना होता है। तो ग्रीन बॉन्ड्स पर रिलाई किया जाए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी तो अचीव करना है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये सेगमेंट हेल्प करेगा। पर जो दूसरा सवाल है वो है सीबीडीसी का, उसमें सेंट्रल बैंक को समझना होगा, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में भी इसी तरीके की पॉसिबिलिटीज को ढूंढा जा रहा है। तो जब ये लॉन्च किया जाए ना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन बेस पे, तो उसके पहले हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना जरूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, एक अचानक से डिसरप्शन आएगा, फिर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रही है, और ज़्यादा परेशानी में हम आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो हमने देख ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोविड लेसन्स फॉर टीबी। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हो लेंसलॉट पिंटो एंड चपल मिश्रा। देखो, टीबी और कोविड की अगर बात करें तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक तो ट्रांसमिसिबल, जल्दी से एक दूसरे को इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं। बोर्न इन्फेक्शन, हवा के थ्रू इनका इन्फेक्शन होता है। तो और साथ में जहाँ जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ पर ज़्यादा फैलने का डर रहता है, और ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, या फिर हम कह सकते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में है। जैसे मान लो पहले से कोई कैंसर जैसी बीमारी चल रही है जिसकी वजह से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेने की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो गई। डायबिटिक पेशेंट है जिसमें कि ऑलरेडी उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है शुगर लेवल की एबनॉर्मल होने की वजह से। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है कि दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है। थोड़ा सा अगर हम देखें पिछले कुछ सालों का, जब से कोविड आउटब्रेक हुआ ना तब से, और दूसरी तरफ हम टीबी का थोड़ा अगर एनालिसिस करें तो आप देखो कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, ठीक है, लगभग 18 मिलियन पीपल का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे लगभग 18 लाख 1.8 मिलियन, लगभग 18 लाख लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2010 से 2020 के बीच का टाइम देखें, इस पूरे दशक में, और एवरेज निकाले हर साल का, तो लगभग 15 से 20 लाख लोगों की टीबी की वजह से डेथ हुई है। इसका मतलब कि कोविड एक नई बीमारी जो आई उसमें लगभग 18 लाख लोगों की डेथ हुई, और जबकि हम देख सकते हैं टीबी जो कि लगातार ये बीमारी बनी हुई है और उसमें एवरेज हर साल 15 से 20 लाख लोगों की डेथ हो रही है। इसका मतलब डेथ रेट भी मोर और लेस आपको इक्वल सी फील हो रही है। सवाल ये है कि ये जो पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ, कौन सा, कोविड का, इस पर तो आपने इतना खर्चा कर दिया कि 11 महीनों के अंदर अंदर आपने वैक्सीन्स हैं वो तैयार कर लिए, ट्रीटमेंट के लिए इतने टूल किट और इतने सारे आपने रेडी कर लिए। चलो अच्छी बात है, ये करनी ज़रूरी थी क्योंकि कोविड को रोकना ज़रूरी था। पर दूसरी तरफ हम टीबी की बात करें तो टीबी और कोविड के बीच में जो खर्चे का डिफरेंस है ना, वो लगभग 162 गुना डिफरेंस है। मतलब टीबी पे 2020 में जितना खर्चा किया गया ना रोकने के लिए, उसका 162 टाइम्स ज़्यादा पैसा खर्च किया गया कोविड-19 को कंटेन करने में शुरुआती 11 महीनों में। तो ये चीज़ क्या शो करता है
कि टीबी को डिस्प्रोपोर्शनेटली ट्रीट किया जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? पहला कारण तो ये कि टीबी का इन्फेक्शन ज़्यादातर लो इनकम नेशंस, गरीब देशों में, गरीब लोगों में, और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनमें ज़्यादा होता है। जबकि कोविड जो है वो रिच पुअर किसी को मतलब देखा नहीं इसने। तो ऐसे में एक जो सोशल इनइक्वालिटी वाला सेगमेंट है ना, वो यहाँ पर बीमारियों को ट्रीट करने में भी देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से कोविड को हमने टैकल किया, उसी तरीके से हमें टीबी पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कोविड को टैकल करने के चक्कर में टीबी को हमने इग्नोर कर दिया। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं छुप चुके हैं। अब वो उन लोगों के मतलब कहते हैं ना कि टीबी का इन्फेक्शन जिनके है, अब उनमें जो बैक्टीरिया है वो रिवाइवल की तरफ है। तो आप देख सकते हो कि अभी के टाइम पे तो हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं और वो जल्दी से जा भी नहीं रहे हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए, और ना ही कोई कह सकते ना कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई बहुत ही एग्रेसिव एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो बीमारी जो छुपी हुई है, एलिफेंट इन द रूम, वो अपने आप में कभी भी आउटब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में हमें जो कोविड से जो लर्निंग मिली है ना, वो हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक तो टीबी फैसिलिटीज़ को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टीबी को टैकल करने के लिए। दूसरा, टीबी के लिए जो स्टाफ हमें अलोकेट करने की ज़रूरत है वो अभी अंडर स्टाफ्ड है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू टैकल टीबी इज़ वेरी लेस। तो उसको हमें राइज करने की ज़रूरत है। इसके आगे देखें, टीबी फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है टीबी बैसिली, ये रिवाइवल की तरफ है, लोगों में डोरमेंट रहता है। वैसे देखा जाए तो टीबी का इन्फेक्शन मोर और लेस भारत में रहने वाले तो ज़्यादातर लोगों के मिल जाएगा अगर आप टेस्ट करा के आओ। बस वही है कि हमारी बॉडी जब तक इम्यून है, हमारा खाना पीना अच्छा है, तब तक वो बैक्टीरिया हावी नहीं होता हमारे ऊपर। और जिस भी शरीर में ये कमियां है, चाहे वो मालनरिशमेंट की वजह से हो, कुपोषण की वजह से हो, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं इस वजह से हो, या फिर किसी भी इंडिविजुअल की कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई और बीमारी चल रही है जिसको हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, तो उनके ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आज वर्ल्ड टीबी डे है, और वर्ल्ड टीबी डे से संबंधित मैंने एक वो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन है वो शेयर भी की है कि वर्ल्ड टीबी डे 2022 का थीम क्या है, दैट इज़ इन्वेस्ट टू एंड टीबी। ठीक है ना, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, जिससे कि अपना एक कम्युनिकेशन चैनल एक और खुल जाएगा। ठीक है, तो टीबी को कंट्रोल करने के लिए हमें कोविड के लिए जो हमारे तरीके थे ना, वही तरीके हमें अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें एक तो एजेंट, एक होस्ट और एक एनवायरनमेंट, इन तीनों चीज़ों को समझना होगा, इन पे फोकस करना होगा। और इसके लिए जो कोविड का जो मेथड था वो क्या था? टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक। कि भाई कोई इन्फेक्शन आ जाए तो भाई आपको थोड़ा सा भी सिम्टम लगे, टेस्टिंग कर दो, फिर उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट करो, और साथ में ये देखो कि उस इंडिविजुअल के साथ में कौन कौन कांटेक्ट में आया था, उनकी भी फिर बाद में टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक। इस कॉन्सेप्ट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि एग्रेसिवली हम टीबी के लिए जो भी अलोकेशन है या जो भी एक्टिविटीज़ है उनको राइज करें। सबसे पहला तो एक्टिव सर्विलियंस, हमें अच्छे से नोटिस करना होगा कि कहाँ कहाँ पर जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, और वहाँ पर जो है भीड़ की इकट्ठा होना और उसको रोका जा सके। दूसरा, बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग होनी चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक की, मतलब कि जो सांस लेने में और सांस छोड़ते टाइम पे वो प्रॉपर आप चेकिंग होनी चाहिए। और दूसरी ये भी होनी चाहिए कि भाई आप गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स हों, और दूसरी तरफ से जो इंडिविजुअल है सोसाइटी के, वो लोग भी जाकर के अप्रोच करें हॉस्पिटल को। इसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरीज हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वही कोविड वाला जो सेगमेंट है एग्जैक्टली रेप्लिकेट करो। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि एक बार इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया, और मान लो एक बंदा है उसकी बॉडी तो इम्यून है, पर वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हवा के थ्रू दूसरे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर देगा, तो उसके लिए डेडलीस्ट साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो टीबी को बिल्कुल इग्नोर ना करे, और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को साथ में मिलकर के टीबी के लिए इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे कि कोरोना के लिए कितनी लाइन लग चुकी है। ठीक है, इसके अलावा आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर हंड्रेड्स मिलियंस, मतलब करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, तो उन स्मोकर्स की और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है बॉडी में, तो उनके अगर टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो और ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ हो गई। तो ऐसे में सही तरीके से सही टाइम पे हम इन्वेस्ट करें
टीबी को ट्रीट करने के लिए भी, और जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं जैसे हम पीडीएस सिस्टम है हमारा, या फिर जिसमें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है जैसे पोषण अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, या दूसरी जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आर्टिकल आ गए, अब केवल आप आर्टिकल पे फोकस कर रहे हो, इसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए कि इस पर्टिकुलर इशू को एक साथ थॉरोली कवर कर लो, खत्म ही हो जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म। जैसे टीबी की बात आ गई ना, तो ट्यूबरक्लोसिस टीबी फॉर यूपीएससी, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से मुझे जहां तक लगता है पूरी डिटेल मिल जाएगी किसी ना किसी वेबसाइट पे, समझ गए। तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी नोट बना लो और मेंस के हिसाब से भी वहां पर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बता दी, या फिर हेल्थ इशू फॉर यूपीएससी ऐसे करके आप सर्च कर लो, जिससे और भी दूसरी बीमारियां चल रही हैं उनके बारे में पता पड़ जाएगा, उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम क्या चल रहे हैं वो पता पड़ जाएगा, उनकी सक्सेस रेट क्या है, फेलियर रेट क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के एक टॉपिक हॉलिस्टिकली कवर होगा। यहां पर तो सिंपल सा कहते हैं ना कि आइसबर्ग की टिप के बराबर सी डिस्कशन होती है हमारी। मेन जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है ना, वो एक इंडिविजुअल को खुद से तैयार करना होता है, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है कि आप वो खुद की लैंग्वेज में जब पेपर पे तैयार कर लोगे ना कंटेंट, जैसे टीबी से रिलेटेड आप मान लो 1 से 1.5 पेज या 2 पेज में अगर कंटेंट तैयार कर लेते हो, और फिर आगे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको ऐड करते चले जाओगे ना उनमें, तो कितनी हेल्प हो जाएगी। और उसी आर्टिकल को अब टीबी का आ गया ना, तो प्रीवियसली लिखा हुआ आप रिवाइज कर लो पूरा का पूरा। ये तरीका होता है मेंस की प्रिपरेशन का। मैं फिर से बता रहा हूं, आप टॉपिक के हिसाब से नोट्स मेकिंग किया करो, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे कि आप हेडिंग डाल दोगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, पेपर 3, A4 साइज शीट यूज किया करो, जिसमें वो लूज पेपर होता है, आप कभी भी उसको बाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। A4 साइज पेपर पे आप करोगे यूज। अब उसमें आपने टॉपिक डाल दिया, पेपर का नाम डाल दिया, चलो ठीक है। अब उस पेपर पे उस टॉपिक से संबंधित जो भी आ रहा है ना, उसी चीज को लिखोगे, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, मतलब करंट अफेयर हो चाहे फिर वो बेसिक जो एनसीईआरटी में कहीं पर भी आप कुछ पढ़ते हो, वो उस पेज पे या उस पर्टिकुलर 2-3 पेजेस पे जो आप ऐड कर रहे हो ना, वहां पर उसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखोगे, कोई कुछ और दूसरा नहीं लिखोगे। इससे क्या हो गया, आपका 3-4 पेज में एक टॉपिक शानदार तरीके से कवर हो जाएगा, जो कि फिर बाद में आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा। ये आप टेक्निक अपनाओ। आप डिजिटल नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो, जैसे एक्सेल शीट है वो मेंटेन कर सकते हो आप चाहो तो, जिस उसमें क्या एडिटिंग थोड़ी इजी रहती है, या आपको लगता है कि नहीं यार मुझे राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है ही, तो मैं लिखूंगा ही, तो वो आपके ऊपर, आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, फिर से हम आर्टिकल पे आ गए हैं। तो ऐसे में लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करना होगा कि भाई आपके घरों में वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही है ना, वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों, बैक्टीरिया जो है वो ट्रैप अगर घर में रहता है, तो फिर जो भी थोड़ा सा वीक हुआ ना, कमजोरी आई, तो उसको वो बैक्टीरिया वहीं पे इन्फेक्ट करके मार देगा, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। तो ऐसे में हवा पास होती रहनी चाहिए घरों में। इंडिविजुअल्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि भीड़ वाले इलाकों को छोड़ा जाए, वही कोविड अप्रोप्रिएट जो हमारा बिहेवियर है, एग्जैक्टली वही, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं ना टीबी के या फिर किसी के, वो किससे संबंधित हैं, वो हाईली क्राउडेड एरिया है, या फिर जहां पर कहीं ना कहीं एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है घरों में, वहां पर ज्यादा आ रहा है। बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है, पब्लिक एजुकेशन इस तरीके की हो कि भाई जिस तरीके से कोविड को टैकल करने के लिए आपने बोला कि हाँ भाई मास्किंग को प्रमोट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, बोले एग्जैक्टली वही चीज़ हमें अभी यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव सर्विसेज, इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब खाना पीना अच्छा होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ जो ऑफिशियल्स हैं या फिर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। न्यूट्रिशियस वैल्यू अच्छी से हम डेवलप कर सकें, कितना एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली है तो हम वेलफेयर स्टेट ही ना, सरकार का काम ही वेलफेयरिज्म का है, लोगों का भला करना है, कल्याणकारी राज्य की भावना आप रखते हो डीपीएसपी के बेसिस पे, तो करो फिर ये काम ऐसे में। और दूसरा प्रिवेंटिव सर्विसेज, कि कैसे हम इस बीमारी को बढ़ने से बच सकते हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। जो आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्टार्टअप्स को इस तरफ भी तो एनकरेज किया जा सकता है ना, कि भाई आप टीबी को टैकल करने के लिए अपने कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई मेथड्स डेवलप करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कराओ, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल होनी चाहिए, हेल्थ वर्कफोर्स का बात हम कर चुके हैं। टेलीमेडिकेशन, दूर बैठे बैठे, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं लोग जो कि जल्दी से हॉस्पिटल जाना नहीं पसंद करते हैं, या फिर वो डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, अवॉइड करते हैं, तो वो देखो इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं कारण मुश्किलों का बन जाता है। तो टेलीमेडिसिन, दैट मीन्स दूर बैठे बैठे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दो,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर चाहे सोसाइटी की बात करो, चाहे फिर आप गवर्नमेंट की बात करो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बात करो, हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से टीबी को टैकल करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। नहीं तो ये कोविड से भी ज़्यादा भारी बीमारी है। कोविड ने तो कितने लोगों को मारा है पिछले 2 सालों में, पर टीबी ने हर साल 15 से 20 लाख लोगों को मारा है। तो आप गुना कर लो भाई 10 से, आप समझ सकते हो कि पिछले 1 दशक में कितने लोगों की डेथ हो गई। ठीक है ना। तो ऐसे में ये इग्नोरेबल बीमारी नहीं है कि हाँ इग्नोर कर दो आप इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ए कोटा टू मैनी। इस आर्टिकल में देखो सुशील मोदी जी का ये कहना है कि अगर हम देखें तो अभी जो हमारे एमपीज है ना, उनके लिए एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम फॉर एडमिशन। और ये एडमिशन के लिए जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है वो मेनली एप्लीकेबल है केंद्रीय विद्यालय में, और ये शुरू हुई थी 1975 में। इसमें ये था कि जो एमपीज हैं, राज्यसभा के भी होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं, उनको क्या है कि वो अपने हिसाब से कुछ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से केंद्रीय विद्यालयों में एंट्री दिला सकते हैं। तो देखो आप कि इस स्कीम को बहुत बार पहले रिपील भी किया जा चुका है और रीइंट्रोड्यूस भी किया जा चुका है। तो अभी लेटेस्ट जो है वो कुछ ऐसा है कि आप देखो अभी 10 स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं, एक एमपी जो है वो 10 स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकता है केवीज में एडमिशन के लिए। अब आप देखो कि जहां पर हम एमएलए एमपीज के नंबर्स की बात करें तो लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245। तो ऐसे में आप देख लो टोटल एडमिशन्स ये कितना करा देंगे मिला करके, राज्यसभा के लोकसभा के एमपीज लगभग 8000 एडमिशन्स तो इन्हीं के डिसीजन के बेसिस पे हो जाएंगे। अब आप बताओ कितनी तो केवीज हैं देश में, केंद्रीय विद्यालय। और दूसरा, इतने एडमिशन्स केवल और केवल एमपीज के डिस्क्रिशन बेस पे हो गए कि उनकी इच्छा होगी उनको एडमिशन वो दिला देंगे। तो फिर आप बताओ कि जिस रिजर्वेशन की आप बात करते हो, जिसमें हम एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए 50% रिजर्वेशन के लगभग हम देने की बात करते हैं, और अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए आपने 10% रिजर्वेशन के प्रोविजन कर दिए। तो क्या ये रिजर्वेशन मिल पाएगा जब 8-8 हज़ार सीटें हैं वो तो केवल और केवल एमपीज के डिस्क्रिशन पे बेस्ड होंगी। ऐसे में ये आप देखो बहुत बड़ा सवाल है एजुकेशन में, जो आप प्रमोट करना चाहते हो, एक तरीके की इक्विटेबल सोसाइटी आप बनाना चाहते हो। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमारी ये ड्यूटी है कि हम कहीं पर भी डिस्क्रिशन नहीं लेकर के आए। एक जो कहते हैं ना कि रूल बेस्ड जो सिस्टम हो उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। केंद्रीय विद्यालयों में अगर हम देखें तो ये स्कीम जो ना पहले 1997 में बंद कर दी थी, पहली बार बंद की गई थी जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, बोले ये डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी मनमानी नहीं होनी चाहिए। पर 1998 में ये जो स्कीम थी ना रीइंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखो कि शुरुआत में बच्चों का जो एडमिशन की बात करें ना तो उस टाइम पर 2 बच्चों की बात थी, केवल 2 एडमिशन, फिर 2 से 5 कर दिए गए थे 2011 में। फिर उसमें आप देखो अभी बढ़ते बढ़ते 5 से 6, 6 से अब आप देख सकते हो 2016 में 10 स्टूडेंट्स का नाम कर दिया गया। तो ये अपने आप में क्या शो कर रहा है कि भाई जो सिचुएशन, जो एक प्रॉब्लम थी इस पर्टिकुलर स्कीम के साथ में, जिसको हम बोल रहे हैं स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम, इस स्कीम के साथ में वो और ज़्यादा वॉल्यूम में बढ़ा दी गई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है उसके हिसाब से देखें तो स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना बताया हुआ उसमें बताया हुआ है कि हर 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, इससे कम नहीं। और हाँ, ये हो सकता है कि हाँ 30 से कम स्टूडेंट्स हो पर एक टीचर हो, वो चल जाएगा। पर 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टैकल करने के लिए अगर एक टीचर हो तो बोलो वो एजुकेशन पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही है। दूसरा, पॉलिसी इस तरीके की सेट की गई है कि एस्पिरेशनल एरियाज, जहां पर अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, जहां पर बच्चों को और लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर तो 20:1, दैट मीन्स 25 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए। जहां पर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ज़्यादा है, जहां पर वल्नरेबल सेक्शन ज़्यादा रहते हैं, जहां पर गरीबी फैली हुई है, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उन लोगों को फॉरवर्ड लाने के लिए हमें ज़रूरत है कि टीचर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के नंबर पे। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से एजुकेशन स्टैंडर्ड होने चाहिए उन एजुकेशन स्टैंडर्ड में ये एमपी कोटा है ना, ये एक कहीं ना कहीं हिंड्रेंस का काम करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो हमें
ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और मेरिटोक्रेसी। दैट मीन्स जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स है ना उनको एडमिशन देना चाहिए, ना कि एमपीज के रिकमेंडेशन के बेसिस पे 10-10 जनों को एडमिशन दे दोगे ना तो फिर बच क्या गया है आपके पास में। ये देखो जो मैंने आपको बताई थी वो बात यहां पर है, ठीक है। दूसरी तरफ जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है ना, दिव्यांग जन है, उनके लिए भी 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मतलब अगर आप डिवीजन करो SC ST OBC इस तरीके से तो 3% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया हुआ है आपके जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी। तो इस तरीके से क्या आप एक तरीके अपनी मनमानी करते रहोगे, एमपीज की डिस्क्रिशन ही वहां पर चलेगी, तो बोले ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है ना। यही चीज बताई जा रही है इसमें मेन तो, ठीक है। बाकी और एक बार खुद नजर डाल लोगे हो जाएगा। बाकी मेन जो पॉइंट था वो यही था। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है देखो, क्रूड इंपैरेटिव। इस आर्टिकल में मेन जो चीज़ है वो मैं आपको सीधा बताता हूं कि पेट्रोल डीजल इनके प्राइसेस हैं वो क्रूड ऑयल प्राइस राइज होने की वजह से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। ये नवंबर के बाद में अभी पहली बार बढ़ाए गए हैं, लगभग 131 या 132 दिनों के बाद में समथिंग ये प्राइस राइज हुई है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो पॉइंट क्या है कि अभी इलेक्शंस थे तब तक तो आपने पॉलिटिकली ये देखा कि भाई अगर हम ये जो महंगाई बढ़ा देंगे पेट्रोल डीजल की तो माहौल बिगड़ जाएगा और वोट हमें अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, तो आपने प्राइस को कंट्रोल रखा। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में स्पेस तो बहुत है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो 16 मार्च की बात है ये, दिल्ली में पेट्रोल पर हर 1 लीटर पर लगभग 43.4 रुपए का वेट चार्ज लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में कितना ज़्यादा स्पेस है, 43 रुपए। तो इस जगह पे एडिटर यही बोलना चाह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से प्राइस राइज होने दिया है ना अभी, ठीक है, कि हाँ भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस राइज हो रही है तो हमें भी करना पड़ेगा, तो बोला इसका इन्फ्लेशन प्रेशर क्रिएट होगा। और इन्फ्लेशन का प्रेशर तो आपको ऑलरेडी पता है कि फरवरी मंथ में 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दिया हुआ है कि जी आपको 2 से 6% के बीच की रेंज में ही आपको इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है, जिसको हम बोलते हैं 4 ± 2%। तो बोलो उससे तो आगे निकल चुकी है, 6.1% तो ऑलरेडी निकल गई है। और फ्यूल प्राइस अगर राइज हो गए तो क्या और महंगाई नहीं बढ़ेगी। दूसरा, आपने रिटेल जो कस्टमर्स हैं उनके लिए तो चलो ठीक है कि प्राइस को राइज नहीं होने दिया या थोड़ा बहुत राइज होने दिया, 1 रुपया 2 रुपया समथिंग, पर दूसरी तरफ आपने बल्क जो डीजल कंज्यूमर हैं उनके ऊपर यह कह दिया कि पर लीटर 25 रुपए आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ज़्यादा रिटेल मतलब बल्क में कंज्यूम कौन करता है भाई, ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं या इंडियन रेलवे। तो ट्रांसपोर्टेशन से तो गुड्स का एक तरफ से दूसरी तरफ आना जाना होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर राइज हो गई तो वो क्या कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, वो क्या खुद नुकसान उठाएंगी, अल्टीमेटली कंज्यूमर को इसका लोड उठाना पड़ेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो सही व्यवस्था कर सकती थी और करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आरबीआई को मजबूरन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ेगी। और इकोनॉमी अभी पहले ही फ्लो में नहीं है, इंटरेस्ट रेट राइज और कर दोगे तो लोगों के लिए और क्राइसिस बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये देखो रशिया यूक्रेन वॉर है, पता नहीं कितना लंबा चलेगा, इसी की वजह से ये क्राइसिस है अभी करंटली। पर वही चीज़ है कि अभी गवर्नमेंट को भी सोच समझ करके थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी तक तो अपना जो स्टैंड है वो कंटिन्यू कर रखा है कि जी हम कैसे भी करके अभी जो हमारी पॉलिसी रेट है वो जो चल रही है वो की वो रहेगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कुछ। पर मजबूरन अगर इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती गई तो फिर उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी तो देखो टाइम डिपेंड करता है कि क्या एनवायरनमेंट बनता है इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जिनको हमें देखना था, देख लिया हमने। थैंक यू वेरी मच। आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कर लेना। थैंक यू।